हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो में संसद के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसकी जो दो अभिन्न अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में भी हम आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में दिया था। और आज की जो हमारी क्लास है वो राज्यसभा से संबंधित है। आज हम राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में और देखते हैं कि राज्यसभा में क्या है, उसके सदस्यों की संख्या क्या है, उसका कार्यकाल क्या है, उसके विषय में जानते हैं और चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्यसभा एक कौन सा सदन है। राज्यसभा जो होता है हमारा निचली जो हमारा होता है ये स्थायी सदन के अंतर्गत आता है राज्यसभा। और जो होती है राज्यसभा जो होती है हमारी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के बारे में क्या जानते हैं कि राज्यसभा क्या है। अगर हम बात करें तो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ऊपरी प्रतिनिधि सभा से क्या मतलब है इसका कि अगर हम बात करें तो राज्यसभा हमारा कौन सा सदन है, ये हमारा उच्च सदन है। ठीक है, ये हमारा उच्च सदन है। ठीक है, तो इसकी गिनती हम किसके अंतर्गत करते हैं, राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लोकसभा जो होती है वो निचली प्रतिनिधि होती है। लोकसभा जो कि क्या है हमारी निचली सदन के अंतर्गत आती है। ठीक, राज्यसभा में जो कितने सदस्य होते हैं टोटल 445 सदस्यों की संख्या इसमें बताई गई है। ठीक है, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और कौन से वो 12 सदस्य होते हैं जो मतलब किसी विशेष क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, इस बारे में उनका जो बहुत ही अनुभव होता है उस विषय में ये 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, और जिनमें से एक तिहाई सदस्य हर साल जो होती है हर 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि जैसे क्या होता है कि पहली बात तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। ठीक, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेष ज्ञान हो, साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में जो होता है ज्ञान होता है। ठीक, अच्छा एक चीज और अगर हम बात करें कि अगर जो सदस्य संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य संख्या यूपी की है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सदस्य संख्या है। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये एक तरह का उच्च सदन होता है। कहाँ का उच्च सदन, भारत की संसद का होता है, पार्लियामेंट का होता है। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, हमारे जो होते हैं उपराष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे वेंकैया नायडू जी। ठीक, ये राज्यसभा के सभापति के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह इनके उपसभापति हैं। सदन के नेता की बात करें तो पीयूष गोयल हैं, जो कि सदन के नेता है। और विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अब इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना की बात करें तो देखिए इसके विषय में तो हम बात कर चुके हैं कि जो है इसके अनुच्छेद के विषय में, इसका जो अनुच्छेद है वो है 80 हमारा। ठीक है, टोटल 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित या मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, संघ की बात करें तो संघ के अंतर्गत इसके 238 सदस्य आते हैं संघ राज क्षेत्र के अंतर्गत। और ठीक, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पे चर्चा करें तो अगर हम इसकी पात्रता की बात करें कि क्या है इसकी पात्रता, तो सर्वप्रथम तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए या उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए, तो ही वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। ठीक, और कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए। और उसके पास ऐसी अन्य अहार्ताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि
या उसके अधीन निमित्त विहित की जाए। ठीक है, राज्यसभा हमारी स्थायी सदन है। इससे ठीक है, राज्यसभा हमारी स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन का दर्जा इसे दिया गया है? क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, इस ये कभी विघटित जो है, इसका विघटन जो है नहीं होता है। तो क्या होता है, बल्कि जब हर 6 वर्ष प्रत्येक सदस्य क्या होता है, हर 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक, प्रत्येक सदस्य जो होता है हर 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और फिर प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं क्या किए जाते हैं, सेवा निवृत्त कर दिए जाते हैं। मतलब उस सेवा निवृत्त कर दिए जाते हैं, और फिर उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। मतलब जितने ही सेवानिवृत्त किए जाते हैं उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। अतः इसलिए इसे स्थायी सदन का दर्जा दिया गया है, और ये क्या होती है, कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद ठीक निवृत्त हो जाता है। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत होते हैं। मतलब जो भी नए निर्वाचित सदस्य हैं वो फिर 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत हैं। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन उपचुनाव कहलाता है। ठीक, अगर पुनः रिक्ति हुई है, उसका निर्वाचन कराया गया है, तो वो उपचुनाव कहलाता है। उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यविधि तक सदस्य बना रहता है जिसने त्यागपत्र दिया है। ठीक है, अगर किसी ने त्यागपत्र अपना दे दिया है, अगर उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, तो जो सदस्य आया है वो उसकी कार्यविधि तक जो है क्या सदस्य बना रहेगा। या जिसकी मृत्यु हो गई थी, या जो 10वीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए नियमित हो गया, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कुछ शक्तियों की, ठीक, कि एक संघीय सदन होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, तो क्या है विशेष शक्तियां? कहते हैं अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक। क्या है ये 249 हमारा? ठीक है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि ये 249 क्या है। ठीक है, 249 क्या है कि जो राज्यसभा में 2/3 सदस्य बहुमत से राज्य सूची में शामिल किए जाते हैं, तो वो किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। तभी देखो बिल बनाने का हक है। क्यों? बिल तो भाई राष्ट्रपति जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे वो बिल तो बनेगा नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जो 2/3 हमारे सदस्य हैं, जो 2/3 सदस्य हैं हमारे, ठीक है, तो 2/3 सदस्य को बहुमत से राज्य सूची में शामिल किए गए किसी भी विषय को राष्ट्रपति महत्व घोषित कर सकती है। उसके पश्चात संसद जो होता है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद क्या करती है, जो ये विषय घोषित करते हैं इस पर संसद क्या करती है, कानून बना सकती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या आता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो ये अनुच्छेद हमारा 249 के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा रही है तो 2/3 बहुमत से की जाएगी राज्यसभा के अंतर्गत। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, 312 अनुच्छेद है जो हमारी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। बहुत ही पूछा जाता है ये अनुच्छेद। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अनुच्छेद 67 बा में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को अगर अपने पद से हटाना है, ठीक है, तो उसका प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात हमारी इनकी शक्तियों की। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की कुछ और भी शक्तियां हैं, जैसे क्या है, और शक्तियों के अंतर्गत हमने आपको इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसकी और शक्तियां क्या हैं कि जैसे क्या करता है, ये गैर वित्तीय विधेयकों से संबंधित है। जैसे एक वित्तीय विधेयक होते हैं, ठीक, वित्त विधेयक के बारे में आपको समझाया था। तो ये जो होता है कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो गैर वित्तीय, ठीक है, विधेयकों से संबंधित हैं, विधेयकों से संबंधित हैं। तो ये भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत हमारा आता है। दूसरा क्या है, धन विधेयक से संबंधित भी अगर कोई बात है, ठीक है, अगर धन विधेयक से संबंधित भी कोई बात है, तो वो भी हमारी राज्य सभा के अंतर्गत, मतलब उसकी शक्ति विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। ठीक, और इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमारा संविधान
संशोधन भी आता है। संविधान संशोधन भी इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य सूची का मतलब हमारी राज्यसभा में ही ये वर्णित है, इसकी कार्य और शक्तियां। ठीक है, अगर गैर वित्तीय विधेयक से संबंधित बात करें तो इसमें ये लोकसभा के समान ही इसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक, अगर हम धन विधेयक की बात करें तो ठीक है, धन विधेयक में क्या कहता है कि लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त होती है राज्यसभा को। धन विधेयक के अंतर्गत बात करें तो राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त होती हैं, और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात ही ये जो क्या होता है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन राज्यसभा क्या कर सकती है, इसको सिर्फ राज्यसभा क्या कर सकती है कि जो विधेयक आया है उसको 14 दिन के लिए सिर्फ रोक सकती है। ठीक, और कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, जो भी धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन के अंतर्गत तो सारी क्या चीजें आती हैं कि इसमें भी जो होती हैं लोकसभा के समान ही राज्यसभा को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनके पदाधिकारी की बात करें तो अगर हम राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो इसके पदाधिकारी के अंतर्गत भी दो लोग आते हैं। कौन आते हैं, दो लोग, एक आते हैं हमारे सभापति, ठीक, और दूसरे आते हैं हमारे उपसभापति। दूसरे आते हैं हमारे उपसभापति। ठीक है, तो सभापति क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं हमारे कौन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 89। ठीक, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं तो आप बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो आप बताएंगे 89। ठीक है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं ये इसके राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी इसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बहुत कि क्या उसके सदस्य होते हैं या नहीं, तो आप बताएंगे कि जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आज हमने राज्यसभा के विषय में चर्चा की है, ठीक, तो ये राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं। और आने वाली वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे और इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप भी इसी तरह खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।